नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं मेगा न्यूज बुलेटिन सत्याग्रह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी। स्वागत है आपका सबसे दमदार न्यूज बुलेटिन सत्याग्रह में। आज हम आपको दिखाएंगे कांवड़ यात्रा पर सवाल उठाकर ओवैसी ने फिर शुरू की हिंदू मुसलमान की सियासत। साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे यूपी के सरकारी स्कूलों में बच्चों के भविष्य को ताक पर रखकर आराम फरमा रहे हैं शिक्षक। लेकिन सबसे पहले बात यूपी की राजनीति की आज की सबसे बड़ी खबर से। तो देखिए, चुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी की मरम्मत में जुटे अखिलेश यादव ने आज चुनिंदा सपा नेताओं के साथ एक बैठक की है। अखिलेश यादव ने यह बैठक वैसे तो सपा के सदस्यता अभियान की प्रोग्रेस रिपोर्ट जानने के लिए बुलाई थी, और लेकिन आज इस बैठक में राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी से दगाबाजी करके क्रॉस वोटिंग करने वाले 4 विधायकों को लेकर भी चर्चा हुई है। और इस बैठक में अखिलेश यादव को राष्ट्रपति चुनाव में हुई गड़बड़ी की रिपोर्ट सौंपी गई और उसके बाद दगाबाज सपा विधायकों पर कार्रवाई की तलवार लटकने लगी। राष्ट्रपति चुनाव से पहले अखिलेश यादव के साथ रात्रि भोज करने के बावजूद मतदान के लिए भाजपा की प्रत्याशी को वोट डालने वाले लोग कौन हैं? सपा में रहते हुए राष्ट्रपति चुनाव के दौरान किसने अखिलेश की आंखों में धूल झोंका? इसी को लेकर आज अखिलेश यादव ने लखनऊ में पार्टी के भरोसेमंद नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें क्रॉस वोटिंग को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की गई है। अगर कहीं कोई क्रॉस वोटिंग हुई है, पार्टी उसकी समीक्षा करेगी। मजबूत तथ्यों के कोई आधार हमें मिलेंगे तो उस पर पार्टी के सामने रखे जाएंगे और उस पर पार्टी विचार करेगी। दरअसल 18 जुलाई को हुए राष्ट्रपति चुनाव के दौरान विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा को विपक्ष के 116 वोट मिलने थे, लेकिन वोटों की गिनती के बाद सामने आया कि सिन्हा को सिर्फ 111 वोट ही मिल सके हैं, जिसके बाद साफ हो गया कि सपा के 4 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, जबकि एक विधायक आरएलडी या कांग्रेस का हो सकता है। लेकिन अब सपा ने अपने दगाबाज विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर ली है। जब इस तरह कोई हिप जारी होती है तो अनिवार्यता होती है, उसको हर व्यक्ति को मानना चाहिए। जो निष्कर्ष होगा उस निष्कर्ष या सुझाव को हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से साझा करेंगे, न कि उसको पब्लिकली करेंगे, और उस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय लेंगे। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में क्रॉस वोटिंग करने वाले 5 विधायकों की लिस्ट तैयार है। हालांकि उनके नामों को अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन ये तय है कि अखिलेश यादव दगाबाज विधायकों के खिलाफ कार्रवाई जरूर करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए, इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए संवाददाता विवेक त्रिपाठी सीधा लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बिल्कुल, और सीधे रुक करते लखनऊ का। विवेक, जिस तरीके से ये पूरी तस्वीर सामने आई और ये बात तो साफ हो गई है कि 4 विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोट किया है, लेकिन क्या इनके नाम सामने लाने में दिक्कत है? क्योंकि जो कार्रवाई के बाद तो नाम सामने आ ही जाएंगे। अभी गोपनीयता किस लिहाज से बरती जा रही है? देखिए अवधेश, विधायक कौन है, क्या है, ये अभी समाजवादी पार्टी सामने नहीं लाना चाहती है। चूंकि एक आंतरिक कमेटी उन्होंने बनाई थी, मनोज पांडे जो विधायक हैं ऊंचाहार से, वो उसका निर्देशन कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने आज अपनी रिपोर्ट सौंपी है। तो आज का दिन समाजवादी पार्टी के लिए समीक्षा का था और आगे जो होने वाली तैयारियां हैं उसका था, क्योंकि आज ही उन्होंने एक 72 जनपदों की लिस्ट जारी की है, जिसमें सदस्यता अभियान को लेकर रणनीति बनाई है। तमाम पूर्व सांसद, जो वर्तमान विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं, वो सब भी उसमें आगे सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाएंगे। तो आज सबसे जो महत्वपूर्ण बात थी वो थी समीक्षा की, आकलन की, कि आखिर राष्ट्रपति चुनाव का जब व्हिप जारी कर दिया था समाजवादी पार्टी ने और कहा था कि पार्टी के दिशा निर्देशों से इतर कोई भी नहीं जाएगा, यानी कहा गया था कि यशवंत सिन्हा को वोट करना है तो जितने भी विधायक हैं यशवंत सिन्हा को वोट करेंगे। लेकिन उसके बाद भी 4 विधायक ऐसे निकल आए। 4 विधायक ये कौन थे? जब राष्ट्रपति का चुनाव हो गया उसके बाद समाजवादी पार्टी ने एक पत्र जारी किया शिवपाल सिंह यादव को और ओम प्रकाश राजभर को, क्योंकि ये दोनों बड़े मुखर थे और ये मुखर थे। और अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके की कार्रवाई देखने को मिलती है, क्या तस्वीर बनती है। हमारे साथ आप विवेक बने रहेंगे। देखिए, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने जिलेवार प्रभारियों की सूची जारी कर दी है। 72 से ज्यादा नेताओं को सदस्यता अभियान का प्रभारी बनाया गया है।
और सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने प्रभारियों की सूची जारी कर दी है, जिसमें अब्दुल्ला आजम को रामपुर के सदस्यता अभियान का प्रभारी बनाया गया है। वहीं राजीव राय को बलिया, राम गोविंद चौधरी को सुल्तानपुर और किरणमय नंदा को रायबरेली का जिम्मा मिला है। और इसके अलावा अनु टंडन को उन्नाव की जिम्मेदारी दी गई है। धर्मेंद्र यादव को संभल, लालजी वर्मा को बलरामपुर जिले की जिम्मेदारी मिली है। तो संगठनात्मक रूप से संगठन को मजबूती देने के लिए दायित्व बांटे गए हैं। जिलेवार प्रभारियों की सूची जारी की गई है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी ये लिस्ट देख सकते हैं। किरणमय नंदा को रायबरेली, अनु टंडन को उन्नाव का जिम्मा सौंपा गया है, जबकि लालजी वर्मा बलरामपुर के सदस्यता अभियान के प्रभारी बने हैं। ओम प्रकाश राजभर जब भाजपा के साथ थे तब भी सुर्खियों में रहे, जब सपा के साथ थे तब भी खूब सुर्खियां बटोरी। अखिलेश यादव से मनमुटाव हो या उनके साथ गठबंधन का टूटना, यूपी की राजनीति में राजभर की चर्चा बनी रही और अब भी ओपी राजभर खूब सुर्खियां बटोर रही है। लेकिन आज राजभर के सामने बड़ा सवाल यह है कि अगली राजनीतिक यात्रा वो किस पार्टी के साथ करेंगे। अखिलेश यादव के संबंध से मुक्त होने के बाद गठबंधन से बेघर हो चुके ओम प्रकाश राजभर नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सुभाषपा एक बार फिर भाजपा के साथ जाने वाली है। लेकिन राजभर भाजपा के साथ जाने के सवाल पर फिलहाल कुछ भी बोलने से बचते दिख रहे हैं। अभी तो हम जनता के बीच में अपनी पार्टी का संगठन और लोगों के बीच में एक मजबूती पैदा कर रहे हैं। फिर आने वाले समय में फिर अपने लोगों से विचार विमर्श करके फिर जैसा होगा वैसा किया जाएगा। इसी बीच खुद भाजपा के अंदर से ही ओपी राजभर की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। यूपी के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने तो ओपी राजभर पर सिर्फ परिवार के लिए राजनीति करने का आरोप लगा दिया है। ये अपनी राजनीति करते हैं, अपने बेटा बेटी की राजनीति करते हैं, समाज में जाते हैं तो गुमराह किया इन्होंने। हालांकि पहले राजभर बसपा के साथ गठबंधन की तैयारी में थी, लेकिन 2 दिन पहले ही मायावती ने राजभर के लिए अपने दरवाजे खोलने से इनकार कर दिया है, क्योंकि राजभर खुद तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर उन्हें जाना कहां है। और हो सकता है हमारी दल के नेता राष्ट्रीय महासचिव सुश्री मायावती से बात किए हों, लेकिन मुझे अभी इसकी भी कोई अभी पुष्टि नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो जरूर खबर आती कि भाई ठीक है, ओम प्रकाश जी से बात आगे बढ़ानी है। सिर्फ बसपा और भाजपा ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 विधायकों वाली कांग्रेस भी राजभर पर सवाल उठा रही है। ये मुझे लगता है अगर राजभर जी को छड़ी हाथ में थमानी है तो हाथ में वो छड़ी चाहिए जो भरोसे का प्रतीक हो, जो रास्ते में साथ चल सके। ये नहीं कि हाथ से अलग होकर छड़ी फिर किसी स्थान पे जाके पड़ी मिले। नए गठबंधन और साथी तलाश के बीच ओपी राजभर फिलहाल अपने वोट बैंक वाले जिलों के ताबड़तोड़ दौरे पर हैं। अब खुद को एक बार फिर से प्रदेश की मौजूदा सियासी समीकरण में फिट बैठाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां यूपी भाजपा की कोर कमेटी की बैठक है। लखनऊ में आज यूपी भाजपा की कोर कमेटी की बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री आवास पर कुछ देर में ये बैठक होगी। एमएलसी नामों के अलावा कई मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक में सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री भी शामिल रहेंगे। एमएलसी जो नाम चुने जाने उस पर यह बैठक है, साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष का भी मसला है। तो बेहद महत्वपूर्ण बैठक है और ये अहम बैठक बुलाई गई है। कुछ देर में यूपी भाजपा कोर कमेटी की बैठक की शुरुआत हो जाएगी। एमएलसी के नामों के अलावा कई मुद्दों पर चर्चा होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक में मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। और चलिए सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक जुड़ गए हैं लखनऊ से। विवेक, जिस तरीके से ये महत्वपूर्ण बैठक है कोर कमेटी की, एमएलसी की बात भी आ रही है और ये भी बात सामने आ रही है कि प्रदेश अध्यक्ष भी चुना जाना है, क्या इन चीज़ों पर आज सहमति बन जाएगी या फिर नामों का चयन होगा, उसके बाद फिर आगे की कवायद आगे बढ़ेगी? अवधेश, आप भाजपा की राजनीति को अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी नाम अपने स्तर पे चयन नहीं किया जाता। यानी यूपी उत्तर प्रदेश का अगर कोई बड़ा नेता होगा, मंत्री बनेगा कौन,
कौन विधायक मंत्री बनेगा, किसको सांसद के रूप में पेश किया जाना है, ये सब नाम केंद्र से ही तय होते हैं। लेकिन कमेटी एक बनी होती है, कोर कमेटी बनी है, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं और भी तमाम लोग हैं, संगठन के लोग हैं। वो ये तय करते हैं कि आखिर कौन कौन से नाम ऐसे होंगे, किसने सबसे ज़्यादा पार्टी में योगदान दिया। और भाजपा के लिए सारी चीज़ें अप्रत्याशित कही जाती हैं, यानी कोई ऐसे चेहरे उभर कर सामने आ जाते हैं, कोई ऐसे नाम उभर कर सामने आ जाते हैं जो कभी किसी ने सुने ही नहीं होते हैं। एकदम से उनको द्रौपदी मुर्मू का नाम कभी किसी ने नहीं सुना था, लेकिन राष्ट्रपति पद के लिए उनका नाम आगे आया और वो राष्ट्रपति बनी। इसी तरह से प्रदेश अध्यक्ष का नाम भी ऐसा चल रहा है, तमाम नाम चर्चा में है। लेकिन कोई आज जो खबरें राजनीतिक गलियारों में उड़ी हैं कि कोई ऐसा चेहरा हो सकता है जिसके बारे में किसी ने सोचा ही ना हो। एमएलसी के लिए बड़े बड़े ऐसे नाम थे, लेकिन जब एमएलसी बनाए गए, जो पद खाली हो रहे थे, रिक्त हो रहे थे, जब वो बनाए गए तो अचानक से कई चेहरे ऐसे आ गए जो हाशिए पर थे या बड़ा डाउन टू अर्थ राजनीति करते थे, जमीन से जुड़े रहकर संगठन का काम करते थे, पर्दे के पीछे रहकर काम करते थे। ऐसे लोगों को मौका दिया गया। भाजपा की अभी फिलहाल जो राजभवन में बैठक चल रही है मंत्रियों की, 100 दिन का पूरा एजेंडा जो दिया गया था वो बताया जा रहा है। उसके बाद वो अपनी कार्य योजना बताएंगे। उसके बाद यहाँ से सीएम आवास पहुँचेंगे सब और वहाँ पर बैठक होगी। हम इस समय ठीक राजभवन में, और देखिए मूवमेंट भी शुरू हो गया है, यहाँ से लोग निकलने लगे हैं। यानी राजभवन में जो बैठक चल रही है, गवर्नर बैठक ले रही थी, सभी मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा हो रही थी, वो बैठक यहाँ पर खत्म होगी और यहाँ से सीधे चंद कदम दूर है मुख्यमंत्री आवास, वहाँ पर पहुँचेंगे सारे मंत्री यहाँ से निकलकर। और उसके बाद जो कोर कमेटी के, यानी जो बैठक में कोर कमेटी के लोग हैं वो पहुँचेंगे और उसमें तय होगा कि एमएलसी के नाम कौन से होंगे, प्रदेश अध्यक्ष का नाम कौन सा होगा, कौन कौन से नाम होंगे, उन चेहरों पर चर्चा की जाएगी और उसके बाद उन चेहरों पर मुहर लगाएगी दिल्ली। यानी मुहर दिल्ली से लगेगी। आज जो नाम सामने आएंगे उस पर वो कौन कौन से नाम होंगे जिन पर यहाँ से सूची बनती है और मुहर लगती दिल्ली में, देखने वाली बात होगी। बहुत धन्यवाद आपका विवेक, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो देखिए, खुद को पूरे देश के मुसलमानों का सबसे बड़ा झंडा बरदार बताने में जुटे हुए असदुद्दीन ओवैसी ने आज रेवड़ी कल्चर को कांवड़ यात्रा से जोड़ दिया। ओवैसी ने कांवड़ियों पर फूल बरसाने को रेवड़ी कल्चर बताते हुए कहा कि जब कांवड़ के लिए ट्रैफिक रोका जा सकता है तो फिर सड़क पर नमाज क्यों नहीं हो सकती। शिवरात्रि के अवसर पर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के बाद कांवड़ यात्रा का समापन हो रहा है, लेकिन कांवड़ यात्रा के इंतजामों के बहाने असदुद्दीन ओवैसी ने एक नया बयान देकर नए विवाद को हवा दे दी है। तो ओवैसी ने कांवड़ यात्रा में पुष्प वर्षा पर सवाल उठाते हुए सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। हालांकि बीजेपी भी पलटवार कर रही है। लेकिन देखिए, कांवड़ियों पर फूल बरसाने और कांवड़ यात्रा के बहाने सड़क जैसी सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने की मांग करने पर भाजपा ने भी अब ओवैसी को आड़े हाथों लिया है और उन पर सांप्रदायिकता को हवा देने का आरोप लगाया है। लेकिन पहले वो सुनिए कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा क्या है जिस बयान पर बवाल मच गया। तो आपको सुनाएंगे बयान, लेकिन आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया है और उन्होंने कहा कि क्या रेवड़ी कल्चर नहीं है कि आम जनता के पैसों से कांवड़ियों पर फूल बरसाए जा रहे हैं। सुनिए। कांवड़ यात्रा के लिए आप टैक्स पेयर के पैसों से हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं। यूपी की भाजपा सरकार बहुत अच्छा है। आप पुलिस के हुदेदार ऑफिसर उनकी पैरों की मालिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, हम इसका वेलकम करते हैं। रास्ते में लोहार की दुकान है, गाजियाबाद में आपने लोहार की दुकान को बंद कर दिया, बहुत अच्छा है। मीरठ में पुलिस स्टेशन में एक मुसलमान ऑफिसर का नाम था, किसी ने ऑब्जेक्शन किया, आपने नाम हटवा दिया, बहुत अच्छा है। भाई यही तो रहमदिली दिखाइए ना, आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं? भाई अगर कोई नमाज पढ़ता है चंद मिनट के लिए तो पब्लिक पॉलिसी डिस्टर्ब हो रही है, दंगा हो रहा है और क्रिमिनल इंटेंट है ही नहीं उसमें दंगा करने का। 295 153 लगाते आप, तो आप हमसे हम भाजपा की उत्तर सरकार से कह रहे हैं कि आप इक्वली ट्रीट करिए, डिस्क्रिमिनेशन मत करिए जो आप कर रहे हैं। अगर सबका साथ है, सबका विकास है, तो भैया हमारे भी पैर की मालिश करिए ना आकर। आप हमारे पैर की मालिश करने की जगह हमको ले जाकर पुलिस स्टेशन में लटों से पैर पर मारते हैं, हम पर फूल नहीं बरसाते, हमारे घर पर बुलडोजर चढ़ा देते आप। ये कौन सा इंसाफ है आपका? और इस बीच एक बड़ी खबर है, अमरनाथ यात्रा में फिर से प्राकृतिक आपदा आई है और अमरनाथ में पवित्र गुफा के पास एक बार फिर से बादल फट गया है। तो पहले भी इस तरीके का हादसा हुआ था और एक बार फिर से ये खबर अच्छी नहीं है। अमरनाथ यात्रा में फिर से प्राकृतिक आपदा आई है और अमरनाथ के पवित्र गुफा के पास बादल फटने की खबर मिल रही है।
बिल्कुल, इससे पहले भी ऐसा ही हादसा हुआ था, बादल फटा था, कई जानें उसमें गई थी, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था, लेकिन एक बार फिर से ये सूचना मिल रही है, ये जानकारी मिल रही है कि आज अमरनाथ में पवित्र गुफा के पास से ये बादल फटा है और एक बार फिर से ये प्राकृतिक आपदा आई है। तस्वीरें भी आप देखिए, पहले भी इस तरीके का हादसा हुआ था, कई लोगों की जान गई थी, लेकिन बावजूद उसके कुछ समय के लिए यात्रा को रोका गया। उसके बाद फिर से यात्रा एक बार फिर से शुरू की गई और एक बार ये फिर से जानकारी मिल रही है कि पवित्र गुफा के पास में ये बादल फटा है। और देखिए तस्वीरें कितनी विभत्स और डरावनी है। वहीं पर किसी ने वीडियो बनाया है, आप देखिए इन तस्वीरों को, किस तरीके से पूरा मलबा आ रहा है पानी के साथ पहाड़ों से, और जो लोग वीडियो बना रहे हैं वो हैरान परेशान दिख रहे हैं। सुनिए। बादल फटा है और मूसलाधार बारिश, साथ में मलबा। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और ये बादल फटने की खबर है, लेकिन ये खबर चिंता इसलिए बढ़ाती है क्योंकि इस बादल फटने के बाद नुकसान किस तरीके का हुआ, कितना हुआ, अब इस पर निगाहें बनी हैं। यूपी समेत देश भर में मंकी पॉक्स को लेकर दहशत बढ़ती जा रही है। यूपी में भी कई संदिग्ध मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। इधर खुद सीएम योगी ने इसे लेकर आज समीक्षा की है और कोविड की तरह तैयारी रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। लेकिन अब आपको सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि ये बीमारी भी कम घातक नहीं है। अस्सी देशों में फैल चुके मंकी पॉक्स को लेकर यूपी समेत देश भर में खतरा बढ़ गया है। यूपी में कई संदिग्ध मरीज मिलने की वजह से यूपी सरकार भी अलर्ट मोड पर है। सीएम योगी ने अस्पतालों में तैयारियों के निर्देश दिए हैं। यूपी में मंकी पॉक्स को लेकर सभी जिलों में स्वास्थ्य महकमा अलर्ट पर है। औरैया और गाजियाबाद में संदिग्ध मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच चुका है। गाजियाबाद में कुछ संदिग्ध मिलने से दहशत बढ़ गई है। हमारे द्वारा यहाँ से एक ही मरीज का सैंपल भेजा गया हुआ है, जो यहाँ से डीएसओ द्वारा माध्यम से भेजा गया है। गाजियाबाद में संदिग्ध मिलने के बाद नोएडा में भी मंकी पॉक्स को लेकर हाई अलर्ट है। मरीजों पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है और बेड आरक्षित करने के साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। कंट्रोल रूम हमारा बना हुआ है, एक हमारे इसमें जो सेक्टर 13 है कोविड हॉस्पिटल, इसके 8th फ्लोर पे 24 आवर जो चलने वाला कंट्रोल रूम बनाया हुआ है। औरैया में भी एक संदिग्ध मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं आगरा में भी मंकी पॉक्स को लेकर अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। संदिग्ध अगर केस कहीं भी नजर आए, खासकर जो टूरिस्ट आ रहा है, फिर चाहे वो ताजमहल पर आ रहा है, आगरा किले पर पहुंच रहा है, ऐसे में वहां जो टीम लगाई गई हैं, डिप्लॉय की गई हैं, वो सस्पेक्ट केसेस पर नजर रखे हुए हैं। उधर जालौन में रैपिड रिस्पांस टीम संदिग्धों पर नजर रख रही है। देश भर में कई जगह केस मिलने के बाद सूबे की राजधानी लखनऊ में भी तैयारी कर ली गई है। प्रदेश भर में कोविड की तरह TTT फॉर्मूले पर काम करने की तैयारी है। लॉन्ग टर्म के कांटेक्ट में ही पेशेंट को सिम्टम डेवलप होगा। ऐसा नहीं होगा कि 1 घंटे 2 घंटे या 15 मिनट के कांटेक्ट हो जाए और स्प्रेड हो जाए, ऐसा नहीं है इसमें। वहीं आज सीएम योगी ने भी मंकी पॉक्स और कोविड की तैयारियों की समीक्षा की और बेड आरक्षित करने को कहा। WHO के मुताबिक मंकी पॉक्स भी वायरल की तरह खतरनाक बीमारी है जो नाक, मुंह और आंख के जरिए फैलता है और शरीर पर भी घाव जैसे निशान हो जाते हैं और इसीलिए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को फिर से आदत में डालने की सलाह दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। उत्तर प्रदेश में जहां मंकी पॉक्स बीमारी का खतरा बढ़ रहा है, लेकिन यूपी के कई जिलों में खुद मंकी लोगों की जान ले रहे हैं। तो देखिए, बंदरों का आतंक इतना बढ़ चुका है कि लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। तो बात अदालत की चौखट तक पहुंच गई है। यूपी में जानलेवा मंकी। बंदरों के आतंक से लोग परेशान। बरेली में बंदरों का खौफ खत्म होता नहीं दिख रहा है। कुछ दिन पहले एक बच्चे की जान लेने के बाद अब राजश्री मेडिकल कॉलेज में बंदरों की फौज ने हमला बोलकर मेडिकल कॉलेज के कई छात्र और स्टाफ के लोगों को घायल कर दिया।
आए दिन बंदर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। अब प्रशासन एक बार फिर से बंदरों को पकड़ने का अभियान चलाने की बात कह रहा है। ये बात सच है कि बंदरों की वजह से बहुत लोगों के बीच दहशत हो गई है इधर हाल में, और कई घटनाएं हो गई काटने की। हम लोगों से अपील करेंगे थोड़ा स्वयं को सुरक्षित भी रखें और खाने पीने चीज़ों को इस प्रकार से बेतरतीब न रखें, उसी से अट्रैक्ट भी हो जाते हैं बंदर। जल्दी इनका इलाज किया जाएगा। इन्हीं बंदरों के आतंक से आगरा के लोग भी त्रस्त हो चुके हैं। आगरा में कई लोगों को शिकार बना चुके इन बंदरों को लेकर अब मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। आगरा डेवलपमेंट फाउंडेशन के सचिव और अधिवक्ता ने जनहित याचिका के जरिए बंदरों से निजात दिलाने की मांग की है। हम लोगों ने हाईकोर्ट के अंदर इस सब पृष्ठभूमि में हम लोग हाईकोर्ट में हमने अप्रोच किया, जनहित याचिका दायर की। 19 जुलाई 2022 को हाईकोर्ट ने उसका संज्ञान लेकर 9 प्रतिपक्षियों को, 9 रेस्पोंडेंट्स को नोटिस इशू कर दिए हैं। जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और आगरा नगर निगम के साथ ही 9 विभागों को नोटिस जारी किया है, क्योंकि आगरा में बंदरों का झुंड अब तक कई लोगों की जान ले चुका है और रोजाना मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। आगरावासी बंदरों के आतंक से पीड़ित हैं और यही वजह है कि आगरा की एक संस्था की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें प्रशासन को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और 9 कहा जाए जो संस्थाएं हैं उनको इसके लिए नोटिस सर्व करते हुए उनसे जवाब मांगा गया है कि आखिर इन बंदरों के आतंक से निजात पाने के लिए प्रशासन क्या एक्शन प्लान बना रहा है। हालांकि हाईकोर्ट में दायर याचिका में मंकी रेस्क्यू सेंटर की स्थापना कराने की मांग की गई है। KPIL की गई है हाई कोर्ट इलाहाबाद में, वह प्राप्त हो गई है हमको। उसमें काफ़ी लोगों को पार्टी बनाया गया है, क्योंकि उसमें मात्र फर्स्ट डिवीज़न आगरा ही शामिल नहीं है, काफ़ी पार्टियां हैं। इसको हम लोग समस्या कह रहे हैं, उसका किस प्रकार से ऐसा निदान किया जा सकता है कि जिसमें मानव तथा जो हमारा शेड्यूल्ड एनिमल है उन दोनों को ही किसी प्रकार का खतरा ना हो। दरअसल बंदरों के आतंक की गूंज लखनऊ से लेकर संसद तक भी पहुंच चुकी है। आगरा, मथुरा, वृंदावन में भी बंदरों को लेकर राज्यसभा में सवाल उठाया गया था और मामला कोर्ट भी पहुंच चुका है। देखना होगा कब और कैसे लोगों को इस संकट से छुटकारा मिलेगा। चलिए तो आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कानपुर की। यहाँ पुलिस अपराधी के बीच गठजोड़ सामने आया है तो सब हैरान रह गए, और जैसे ही ये खबर एबीपी गंगा ने दिखाई तो फौरन कार्रवाई भी हुई है। और अब पुलिस कमिश्नर के पीआरओ को न सिर्फ पद से हटाया गया बल्कि आगे की कार्रवाई भी कर दी गई। ये है दरोगा अजय मिश्रा, जो इसी बुलेट से कानपुर की सड़कों पर फर्राटा भरते थे, लेकिन साहब को अब इसी बुलेट ने फंसा दिया है। दरअसल दरोगा अजय मिश्रा कानपुर पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा के पीआरओ थे, जिन पर गैंगस्टर बलराम राजपूत से बुलेट खरीदने का आरोप लगा, तो एबीपी गंगा की खबर चलाते ही फौरन कार्रवाई हो गई। जांच मैंने टेक ओवर की है और अगले 3 से 4 दिन में सारे मामले का जांच करके और अपनी आख्या दे देंगे। जो भी गुण दोष के आधार पर स्थिति बनती है उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई को लेकर अजय मिश्रा का दावा है कि उन्होंने ये बुलेट किसी ब्रोकर के जरिए खरीदी थी, जो उनके बेटे के नाम पर है। से मेरी जांच करा दिया जाए, और अगर हमारा कहीं से भी कोई इंटेंशन रहा हो, हमें तो ये भी नहीं पता। आदमी ब्रोकर के पास गया, आदमी जो कोई भी गाड़ी खरीदता है तो रजिस्ट्रेशन उसका चेक कराता है, कि उसका रजिस्ट्रेशन सही है कि नहीं सही है, गाड़ी चोरी की तो नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक कराएगी। ये सारी चीज़ें सही थी, फिर हमने गाड़ी ले ली थी। इनका दावा जो भी हो, लेकिन एबीपी गंगा को मिली जानकारी के मुताबिक अजय मिश्रा 2 साल पहले भी जेल जा चुके हैं। कानपुर विश्वविद्यालय में छात्रा की मौत के मामले में जेल हुई थी, आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में जेल हुई थी। जेल में ही बुलेट मालिक बलराम राजपूत से मुलाकात हुई। गैंगस्टर बलराम राजपूत पर 16 केस दर्ज हैं। कई गंभीर मामले में बलराम राजपूत पर कार्रवाई हुई है। हालांकि अजय मिश्रा भी जेल से जमानत पर छूटकर न सिर्फ पुलिस कमिश्नर के पीआरओ बन बैठे, बल्कि जेल में मिले ड्रग तस्कर बलराम राजपूत की बुलेट से फर्राटा भरते थे। अब ये बुलेट दरोगा के पास कहां से आई, इसकी जांच जारी है। एबीपी गंगा के लिए कानपुर से रतीश की रिपोर्ट। तो देखिए, सरकार ने गांव-गांव में स्कूल खोले ताकि गरीब परिवार के बच्चे भी शिक्षित हो सके, लेकिन इतनी बड़ी व्यवस्था के बीच जालौन का एक ऐसा स्कूल है जो शिक्षा का मंदिर नहीं, जानवरों का तबेला नजर आ रहा है। ये तस्वीर जालौन के कुदारी गांव के प्राथमिक स्कूल की है, जहां पढ़ने वाले बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ हो रहा है।
तस्वीरें देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है या गंदगी में रहने को बेबस किया जा रहा है। क्योंकि जब चांद और मंगल पर जीवन बसाने की बात हो रही हो तो उस वक्त अगर स्कूल में बच्चों को इस तरह गंदगी में पढ़ना पड़े तो सवाल गंभीर बनता है। स्कूल का बाहरी हिस्सा तो बदहाली पर आंसू बहा रहा है, अंदर की स्थिति भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। यहाँ गंदगी तो नहीं, लेकिन एक ही क्लास में एक ही शिक्षा मित्र के सहारे कई सारी क्लास के छात्र पढ़ रहे हैं, जहाँ फर्श पर बैठकर बच्चे अपने भविष्य, अपनी तकदीर को शिक्षा के जरिए नए सिरे से लिखने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी क्लास में कौन है? तीसरी क्लास में कौन है? चौथी क्लास में कौन है? पांचवी में कौन है? स्कूल में टीचर तो हैं, लेकिन वो कितने दिनों से गायब हैं, स्कूल प्रशासन से ही सुन लीजिए। वो तो कहीं मेडिकल ले लेती, कभी पता नहीं चलता, कोई सूचना नहीं कुछ अभी खाली। इस पूरे मामले में जालौन के शिक्षा विभाग से जब जवाब मांगा गया तो बेसिक शिक्षा अधिकारी ने चौंका देने वाला जवाब दिया। देखिए, इस समय बरसात का सीजन है, तो थोड़ा बहुत गंदगी फैल जा रही है इसकी वजह से। शिक्षा विभाग के इस जवाब के बाद सवाल है कि क्या ऐसे पढ़ेगा इंडिया, तो आगे कैसे बढ़ेगा इंडिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। हरदोई के एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने की बजाय उनसे हाथ दबवाने और सेवा करवाने वाली महिला टीचर को सस्पेंड कर दिया गया है। मामला हरदोई के विकास खंड बावन पोखरी प्राथमिक विद्यालय का है, जहां से एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें एक महिला टीचर बच्चों से हाथ दबवा रहे हैं। और इसी दौरान किसी ने स्कूल को अपनी आरामगाह बनाने वाली महिला टीचर का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। इसके बाद कार्रवाई करते हुए हरदोई के बीएसए ने उस महिला टीचर को निलंबित कर दिया है। मीडिया के माध्यम से यह वीडियो मुझे भी प्राप्त हुआ है, इसमें प्रथम दृष्टया शिक्षिका दोषी पाई गई है, उनके निलंबन की कार्रवाई कर दी गई है और खंड शिक्षा अधिकारी से जांच उपरांत विभागीय कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, शिक्षा अब व्यापार बन चुका है। शहर से लेकर गांव तक शिक्षण सत्र की शुरुआत के साथ ही नए स्कूल खोलने की होड़ मच जाती है। एडमिशन के समय लोग ये तक नहीं देखते कि स्कूल को मान्यता मिली भी है या नहीं। ऐसे में स्कूल भी मानकों की परवाह किए बिना अपनी दुकान चलाने लगते हैं। ये स्कूल अपनी कमाई के चक्कर में छात्रों का भविष्य तो बर्बाद कर ही रहे हैं और देश से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। प्रतापगढ़ के अवैध स्कूलों पर अब शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। फर्जी टीचर, खराब बिल्डिंग के बाद जिले में अब फर्जी स्कूल पनप रहे हैं, जिन पर शिक्षा विभाग की नजर टेढ़ी हो गई है। प्रतापगढ़ जिले में लगभग 700 निजी स्कूल संचालित हो रहे हैं। इनमें बिना मान्यता वाले स्कूलों की तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन कितने स्कूल फर्जी हैं, आंकड़े शिक्षा विभाग के पास मौजूद नहीं है। जिसके बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जांच में 45 से अधिक स्कूल विद्यालय बिना मान्यता वाले मिले। इन सभी को नोटिस जारी कर दिया गया है। शिक्षा के मंदिर स्कूलों में ऐसे अवैध स्कूलों को नोटिस जारी कर दिया गया है, या तो मान्यता को लेकर स्कूल चलाओ, नहीं तो स्कूल पर ताला लगाओ। गैर मान्यता प्राप्त जो विद्यालय हैं उनके ऊपर जो भी हमें सूचना प्राप्त हुई है या हमारी तरफ से जो अभियान चलाया गया है, उनको नोटिस दिया गया है कि वो ससमय अपने विद्यालय जो भी संचालित हैं उसे बंद कर दिया जाए, नहीं तो उनके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और अर्थदंड भी लगाया जाएगा। प्रतापगढ़ से आई इस रिपोर्ट से आपको भी सावधान हो जाना चाहिए कि कहीं आपके बच्चे भी खतरे में तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इस बीच बड़ी खबर आगरा से आ रही है, जहां पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। आगरा में 37 फ्लैट सील किए गए हैं। 5वीं मंजिल पर बिल्डर ने ये फ्लैट बनाए थे और बिना नक्शा पास कराए इन फ्लैट्स को बनाया गया था, जिन्हें सील किया गया है। तो देखिए, यूपी सरकार की कोशिश है कि मरीजों को सरकारी अस्पताल में ही अच्छा इलाज मिले, लेकिन डॉक्टर सिर्फ अपनी कमाई करना चाहते हैं। और कानपुर में ऐसे ही एक मामले की शिकायत सीएम योगी से की गई। क्या इस पूरा मामला, रिपोर्ट में देखिए। ये वो सरकारी अस्पताल है जहां मुफ्त में मरीजों को बेहतर इलाज देने का दावा होता है, लेकिन हकीकत में तो इन मरीजों के साथ धोखा होता है। कानपुर में जिला अस्पताल के आईसीयू इंचार्ज पर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि डॉक्टर साहब नौकरी से ज्यादा प्राइवेट प्रैक्टिस पर ध्यान देते हैं, लेकिन उर्सला अस्पताल के आईसीयू में भर्ती रहे एक मरीज की तीमारदार ने
न सिर्फ डॉक्टर की पोल खोली है बल्कि कमीशन खोरी के भी आरोप लगाए हैं। मेरे सामने व्हाट्सएप किया गया इंजेक्शन उनको, किसको? डॉक्टर सपन गुप्ता सर को व्हाट्सएप किया गया। फिर उन्होंने उधर से वीडियो कॉलिंग की, मुझसे बात की, मुझसे बोले मैंने जो इंजेक्शन लिखे हैं वही इंजेक्शन लगेंगे, कोई दूसरे इंजेक्शन नहीं लगेंगे। पीड़ित का आरोप है कि जिस मेडिकल स्टोर पर डॉक्टर ने भेजा था वो न सिर्फ महंगी थी बल्कि दूसरी जगह दूसरी कंपनी की वही दवा काफी सस्ती थी, लेकिन डॉक्टर ने दूसरी जगह से लाई हुई दवा को इस्तेमाल करने से रोक दिया। मिला क्या, बस मेरे मरीज का ट्रीटमेंट कह लीजिए जो भी हो रहा था, बस वो ट्रीटमेंट हुआ है और उसमें भी ढंग से नहीं हो रहा था। कभी सुनवाई होती थी, कभी नहीं होती थी। सारी जांचें बाहर से कराई गई, टोटल मतलब कोई दवा आपको मिली यहाँ से? नहीं, मुझको कौन सी दवा मिली भाई, जब ना छोटी मिली ना बड़ी मिली, कोई दवा नहीं मिली। बात सिर्फ कमीशन खोरी तक खत्म नहीं हुई बल्कि प्राइवेट प्रैक्टिस को लेकर भी आईसीयू इंचार्ज डॉक्टर सपन गुप्ता सवालों में आ गए हैं, जिसकी शिकायत सीएम योगी से की गई है। लेकिन बहुत सारे ये तो जांच का विषय है ना, ये तो जांच का विषय है कि आप पैसा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, ये विषय भी नहीं है। बात ये है कि आप कैसे निजी प्रैक्टिस कर रहे हैं, विषय ये है आप वहाँ बैठते क्यों हैं। अस्पताल के डायरेक्टर ने इस गंभीर मामले को लेकर कार्रवाई की बात कही। अब देखिए, हमारे संज्ञान में तो ऐसा नहीं आया, कोई भी गवर्नमेंट डॉक्टर है तो प्राइवेट प्रैक्टिस तो नहीं अलाउड है, और ऐसा कुछ होगा तो फिर हम उस पर देखेंगे, क्योंकि किसी भी डॉक्टर को प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं अलाउड है। इसके लिए उनको जो है NPA मिलता है, और अगर ये करते हैं तो गलत करते हैं। हालांकि आरोपों को लेकर घिरे आईसीयू इंचार्ज सपन गुप्ता इस मामले में कुछ भी साफ साफ कहने को तैयार नहीं हुए। मतलब मेरा ये कहीं स्पेसिफिक कोई प्लेस नहीं है। अगर रात में 8 बजे मरीज बोल रहे डॉक्टर साहब देखना है, तो मैं जहाँ कहीं भी गुजर रहा हूँ मरीज को वहाँ बुला के उसको निःशुल्क देखता हूँ, और इस बात से पूरा शहर अवगत है। तो जिसने भी आरोप लगाया है वो पूरी तरह निराधार है। आईसीयू इंचार्ज पर लगे आरोपों के बाद कमीशन खोरी की पोल खुल चुकी है कि कैसे सरकारी अस्पतालों में कई जगह मरीजों के साथ मजाक होता है। एबीपी गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट। और चलिए आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर आपको बता दें, महोबा में एबीपी गंगा की खबर का असर देखने को मिला है। पेंशन धारकों को मृत दिखाने वालों पर कार्रवाई हुई है। तत्कालीन पंचायत सचिव विक्रमादित्य सस्पेंड हो गए हैं। 6 बुजुर्गों को सरकारी दस्तावेज में मृत बताया था। जिंदा होने की तख्ती लेकर डीएम के पास पीड़ित पहुंचे थे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के 15 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश को एक और खुशखबरी मिली है। बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट कहे जाने वाला हाईटेक डाटा सेंटर बनकर तैयार है। खबर है कि जल्द ही प्रधानमंत्री इस डेटा सेंटर का उद्घाटन करने वाले हैं। ये इमारत उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार का दूसरा नाम है। उत्तर प्रदेश की तरक्की का आईना है। मुख्यमंत्री योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये उत्तर प्रदेश का पहला डेटा सेंटर पार्क है जो पूरी तरह से बनकर तैयार है। मात्र 24 महीने में तैयार हुए डेटा सेंटर की पहली बिल्डिंग को योटा D1 का नाम दिया गया है। करीब 3 लाख स्क्वायर फीट के परिसर में फैले इस डेटा सेंटर में कुल 5000 सर्वर रैक की क्षमता है। तय परियोजना के मुताबिक कुल 6 डेटा सेंटर बिल्डिंग बनाई जानी है। अब समझिए इस डेटा सेंटर में काम क्या किया जाना है। सोशल मीडिया पर कई तरह के ट्रांजैक्शन किए जाते हैं, जिससे अलग अलग तरह का बहुत बड़ी मात्रा में डेटा निकलता है। डेटा सेंटर नेटवर्क से जुड़े हुए कंप्यूटर सर्वर का एक बड़ा समूह है। डेटा सेंटर में इसी डेटा का स्टोरेज, प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, जिसका इस्तेमाल कई तरह की कंपनियां करती हैं। माना जा रहा है कि डेटा सेंटर का उद्घाटन स्वतंत्रता दिवस के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कराया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।